साइंस की क्लास में। आज की हमारी ये दूसरी क्लास है साइंस की। आज की क्लास में हम 70 क्वेश्चन करेंगे जो कि विगत परीक्षा में अधीनस्थ बोर्ड ने पूछा है। लगातार क्लास से जुड़े रहिए। ये आपकी साइंस की क्लास भी चल रही है हमारे चैनल पर, मैथ्स की क्लास भी चल रही है और कंप्यूटर क्लास भी चल रही है, और कोई रुपया पैसा नहीं लिया जा रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जा रहा है। तो खुद भी जुड़िए और अपने साथियों को भी जोड़िए, इस क्लास को अच्छे से देखिए। हम पूरे कंसेप्ट क्लियर कराते हैं, हर एक विकल्प का अर्थात ऑप्शन का एनालिसिस करते हैं, क्योंकि वर्तमान समय में जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो क्या करते हैं, रिपीट करते हैं एग्जाम में। ठीक है, कोई सा भी एग्जाम देखिए, पिछले वाले एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन वो रिपीट होते हैं। ठीक है, तो इस क्लास को स्टार्ट कर लेता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए और अपने साथियों को भी शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस क्लास का आनंद उठा सके और फ्री में अपने तैयारी कर सके और अपने सपनों को साकार कर सके, ताकि उनका जीवन सफल हो सके और अपने माता पिता को बेहतर जीवन दे सके। तो मैं पहले आज को क्वेश्चन से स्टार्ट कर लेता हूं। पिछली क्लास में हमने 33 क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम 34 क्वेश्चन की तरफ प्रस्थान करते हैं। तो आज का हमारा 34 नंबर का क्वेश्चन है, एक वर्णानंद पिता और एक सामान्य मां के 3 बेटे और 3 बेटियां हैं। अभिभावक से वर्णांधता के जीन वंशाणु आनुवांशिकता में निम्न होंगे। देखिए, जो आपका वर्णांध की जो जीन होती है ये वाई गुणसूत्र पाई जाती है, सॉरी एक्स गुणसूत्र पर। तो जो पिता में जो लिंग गुणसूत्र होते हैं वो क्या होते हैं, एक्स और वाई होते हैं। और माता में क्या होते हैं, माता में आपके एक्स एक्स लिंग गुणसूत्र होते हैं। और मैंने बताया है कि जो वर्णांधता की जो जीन पाई जाती है वो पाई जाती है किस पर, आपकी एक्स पर पाई जाती है। तो इस पर पाई जाएगी ऐसे जीन। ठीक है, तो पिता में एक्स एक्स पाया जाता है। जब क्या होगा, संतान की उत्पत्ति होगी तो लड़का जन्मेगा तो किसका निर्माण होगा, तो लड़का होगा। तो आपकी जो माता है वो तो क्या है, सामान्य है, मतलब उसमें वर्णांधता की जीन नहीं पाई जा रही है। तो अगर लड़का होगा तो क्या होगा, वाई तो आएगा पिता से और एक्स आएगा माता से। और लड़की होगी तो क्या होगा, लड़की होगी तो आपकी एक्स और एक्स, पिता से एक्स पर क्या थी, वर्णांधता की जीन थी। तो देखिए, लड़का तो प्रभावित नहीं होगा इससे, और लड़के क्या हो जाएंगी, इससे प्रभावित हो जाएंगी। तो सभी लड़के क्या होंगी, इसमें प्रभावित होंगी। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 35 नंबर का। 35 नंबर का क्वेश्चन है, मायोपिया जिसको बोलते हैं निकट दृष्टि दोष का मुख्य कारण क्या है और इसे कैसे सुधारा जा सकता है। तो जो आपका मायोपिया है, निकट दृष्टि दोष है, ये नेत्र गोलक का दीर्घीकरण के कारण होता है और इसको दूर करने के लिए हम अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा आंसर। अब देखिए, जो आपका अवतल लेंस है, अवतल लेंस है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अपसारी लेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपसारी लेंस बोला जाता है। और जो आपका उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस, इसको बोला जाता है अपसारी लेंस। ये अभिसारी लेंस, सॉरी अभिसारी लेंस, अभिसारी लेंस, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। उत्तल लेंस का उपयोग किसमें किया जाता है, उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है आपका दूरदृष्टि दोष में, दूर दृष्टि दोष में इसका उपयोग किया जाता है। यह बात आपको ध्यान में रखनी है। आगे का क्वेश्चन देखिए, आगे क्वेश्चन हमारे सामने आ गया है 35 नंबर का। क्या आ गया है, 35 नंबर का, सॉरी 36 नंबर का आ गया है। कौन सा नंबर का, 36 नंबर का। दूध को हानिकारक बैक्टीरिया से मुक्त करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो वो कहते हैं आपका पाश्चुरीकरण। क्या कहते हैं, पाश्चुरीकरण। और पाश्चुरीकरण के बारे में किसने बताया था, इसके बारे में बताया था लुई पास्चर ने। किसने बताया था, लुई पास्चर ने बताया था। ठीक है, और आपको ध्यान में रखना है कि जो दूध है, दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, केसिन प्रोटीन पाई जाती है। कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, केसिन प्रोटीन पाई जाती है। किण्वन जो है, किण्वन जिसको बोलते हैं फर्मेंटेशन, किण्वन में किसका उपयोग करते हैं, यीस्ट का उपयोग करते हैं, यीस्ट का उपयोग किया जाता है। अर्थात किण्वन के द्वारा शराब बनाई जाती है, एल्कोहल बनाया जाता है। यीस्ट है, ये क्या है, एक कोशिकीय जीव है, एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव है। इसका वैज्ञानिक नाम है सेकेरोमाइसी सेरेविसी, सेकेरोमाइसी सेरेविसी नाम है इसका, सेरेविसी इसका साइंटिफिक नेम है। क्वेश्चन आएगा कि जलेबी बनाने में या फिर दारू बनाने में, शराब बनाने में किसका उपयोग करते हैं, यीस्ट का, अर्थात किण्वन के द्वारा यह बनाया जाता है। आगे क्वेश्चन देखिए 37 नंबर का।
37 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, 36 नंबर का हमारे पास हो चुका है। निम्नलिखित में से कौन सी मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका का उदाहरण है? तो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है तंत्रिका कोशिका। क्या है? तंत्रिका कोशिका। ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए, जो लाल रक्त कणिकाएं होती है जिसको बोलते हैं आरबीसी, क्या बोला जाता है? आरबीसी। आरबीसी में क्या पाया जाता है? आपका हीमोग्लोबिन पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पिगमेंट पाया जाता है। इसी हीमोग्लोबिन के कारण हमारा जो ब्लड है, रक्त है, इसका रंग कैसा होता है? लाल रंग होता है। क्या होता है? लाल रंग। और आपको ध्यान रखना होता है कि जो रक्त है, रक्त की पीएच कितनी होती है? ये होती है 7.4 होती है। इसका मतलब क्या हुआ है कि रक्त है ये क्या है? हल्का क्षारीय है। क्या है? हल्का क्षारीय है। इसके अलावा रक्त के बारे में ध्यान रखना है, रक्त क्या, कौन सा ऊतक है? संयोजी ऊतक है, अर्थात कनेक्टिव टिश्यू है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। बिंबाणु है, बिंबाणु का कार्य क्या होता है? जिसको बोलते हैं प्लेटलेट्स। क्या बोलते हैं? प्लेटलेट्स बोला जाता है। प्लेटलेट्स क्या करती हैं? रक्त का थक्का जमाती हैं, रक्त का थक्का। अर्थात हमारे शरीर पर जब चोट लगती है, रक्त बाहर आती है, बाहर आता है, तो रक्त को रोकने का कार्य अर्थात रक्त का थक्का जमाने का कार्य करते हैं बिंबाणु अर्थात प्लेटलेट से। और बिंबाणु कौन से रोग में कम हो जाती हैं? जब डेंगू रोग होता है तो बिंबाणु प्लेटलेट्स की संख्या घट जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए 38 नंबर का। 38 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है? अर्थात जिसमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है उसको बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोला जाता है। पहला है प्राकृतिक गैस का जलना। देखिए, गैस जलेगी तो ऊष्मा बाहर आएगी, रिलीज होगी, तो ये क्या है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से ग्लूकोज बनना, नहीं, ये तो नहीं है। देखिए, ये क्या कर रहा है? जब प्रकाश संश्लेषण होता है, ये किसमें होता है? पौधों में। और पौधे किसका प्रकाश का यूज करते हैं? सूर्य का प्रकाश का। अर्थात क्या कर रहे हैं? ऊर्जा को अवशोषित कर रहे हैं। तो ये क्या है? आपकी उष्मा शोषी अभिक्रिया, उष्मा शोषी अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। यह आपको ध्यान में रखना है। आगे है असमित चूने के साथ पानी की अभिक्रिया। अर्थात जो हम कड़ी लाते हैं, कड़ी में जब हम पानी डालते हैं तो देखिए उष्मा बाहर निकलती है, अर्थात गर्माहट बाहर निकलता है। तो यह भी किसका एग्जाम्पल है? उष्माक्षेपी अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। सब्जियों के अपघटन से कंपोस्ट बनाना। देखिए, जब हम कूड़ा करकट एक जगह डालते हैं, लंबे समय तक उसको खोदने के बाद उसमें गर्माहट आती है, तो यह भी क्या है? आपका उष्माक्षेपी अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। तो कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 39 नंबर का। 39 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक जीव के योगदान से कृमि खाद तैयार की जाती है? कृमि खाद तैयार किससे की जाती है? तो की जाती है केचुआ से। किससे की जाती है? केचुआ से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। केचुआ है, ये क्या है? किसान का मित्र होता है। क्या होता है? किसान का मित्र होता है। ठीक है। इसके अलावा जो केचुआ है, ये श्वसन किसके द्वारा करता है? श्वसन करता है अपनी त्वचा के द्वारा करता है। किसके द्वारा करता है? त्वचा के द्वारा करता है। ठीक है। आगे देखिए, आगे हमारे पास क्वेश्चन है 40 नंबर का। 40 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से उस धातु की पहचान करिए जो अत्यधिक अभिक्रियाशील होती है और जिसे मिट्टी के तेल अर्थात केरोसिन में संग्रहित किया जाता है। तो वो कौन सी गैस होती है? आपकी सोडियम गैस होती है। देखिए, जो सोडियम गैस होती है इसका प्रतीक क्या होता है? Na होता है। और सोडियम का लैटिन नाम क्या होता है? नेट्रियम। इसी नेट्रियम नाम से इसका नाम क्या आया है? Na प्रतीक आया है। सोडियम जो क्या होती है? ये अधिक क्रियाशील होती है, इसलिए वायु में इसको खुला छोड़ने पर ये क्या पकड़ लेती है? आग। क्या पकड़ लेती है? आग। वर्तमान समय में जो ये तंत्र विद्या वाले व्यक्ति होते हैं, ये क्या करते हैं? जैसे बोलते हैं कि मैं पानी में आग लगा दूंगा, तो ये सोडियम को डाल देते हैं, सोडियम की वजह से उसमें आग लग जाती है। ठीक है। इसलिए सोडियम को क्या करते हैं? केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है, क्योंकि वायु में खुला छोड़ने पर यह आग पकड़ लेती है। ठीक है। पारा है, जिसको बोलते हैं मरकरी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मरकरी। इसका प्रतीक Hg होता है। और पारा एकमात्र धातु है, एकमात्र धातु है जो क्या होती है? द्रव अवस्था में पाई जाती है, लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है। लोहा है, लोहे का प्रतीक क्या होता है? Fe होता है। क्या होता है? Fe होता है। अगला क्वेश्चन देखिए 41 नंबर का। 41 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, थैलीसीमिया नामक विकार से रक्त का निम्नलिखित में से कौन सा घटक प्रभावित होता है? तो वो होता आपका कौन सा?
लाल रक्त कणिकाएं जिसको बोलते हैं क्या, आरबीसी। और आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, 120 दिन होता है। कितना होता है, 120 दिन। रक्त श्वेत रक्त कणिकाएं जिनको बोला जाता है डब्ल्यूबीसी, और डब्ल्यूबीसी किसका निर्माण करती है, एंटीबॉडी। किसका निर्माण करती है, एंटीबॉडी। अर्थात हमारे शरीर में जब बैक्टीरिया विषाणु वगैरह जब अंदर प्रवेश करते हैं तो उनको मारने के लिए डब्ल्यूबीसी द्वारा एक पदार्थ का निर्माण किया जाता है जिसको बोला जाता है एंटीबॉडी। तो एंटीबॉडी बनाने का कार्य कौन करता है, डब्ल्यूबीसी करती है। बिंबाणु किसको बोला जाता है, तो बिंबाणु बोला जाता है प्लेटलेट्स को। किसको बोला जाता है, प्लेटलेट्स को। और जो प्लेटलेट्स है इनका कार्य क्या होता है, इनका कार्य होता है रक्त का थक्का जमाना। रक्त का थक्का जमाना अर्थात ब्लड क्लॉट बनाना। कैसे, जब हमारे शरीर पर चोट लगती है तो खून बाहर आता है, तो उसको रोकने के लिए प्लेटलेट्स क्या बनाती हैं, रक्त का थक्का जमाती है, अर्थात उसको रोकने का कार्य करती हैं। और प्लेटलेट्स कौन से रोग में कम हो जाती हैं, डेंगू रोग में। डेंगू रोग में इनकी संख्या कम हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए 42 नंबर का। 42 नंबर का क्वेश्चन है, दलहनी पौधे के सामान्यतः किस भाग में नाइट्रोजन यौगिकीकरण करने वाले जीवाणु पाए जाते हैं। तो ये पाए जाते हैं किसमें, जड़ में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। और दलहनी जो पौधे होते हैं, दलहनी पौधे होते हैं, इनके जो उत्पाद में कौन सा पदार्थ पाया जाता है, सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। अर्थात दालों में सर्वाधिक मात्रा में कौन पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। आगे का क्वेश्चन देखिए 43 नंबर का। 43 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा साबुनों की तुलना में संश्लिष्ट अपमार्जक का एक लाभ है। देखिए साबुन है, साबुन आपका जो सॉफ्ट वाटर होता है, मृदु जल होता है, उसी में क्या करती है, काम करती है, अर्थात झाग देती है। इसके अलावा अपमार्जक आपका ठोस अर्थात जो खारा पानी होता है और मीठा पानी होता है, दोनों में यह झाग देता है, अर्थात दोनों पानी में काम करता है। लेकिन साबुन आपका मीठे पानी में अर्थात सॉफ्ट जल में काम करता है, ठीक है, कठोर जल में काम नहीं करता है। तो संश्लिष्ट अपमार्जक कठोर जल में भी क्या होता है, प्रभावी ढंग से कार्य करता है। इसका एक क्या है, बेनिफिट है किसका, अपमार्जक का। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 44 नंबर का। 44 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा औषधीय पौधा प्रति सूक्ष्म जीवी गुणों और रक्त को शुद्ध करने की क्षमता के लिए जाना जाता है। तो वो जाना जाता है कौन, नीम। अर्थात जब आप नीम खाते हो, नीम की पत्तियां खाते हो, तो आपका रक्त क्या होता है, शुद्ध होता है। अर्थात उसमें बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। इनका कार्य होता है, नीम का कार्य रक्त को शुद्ध करना होता है। और ध्यान में रखना है, हमारा जो रक्त है ये कौन सा ऊतक है, संयोजी ऊतक है। कौन सा ऊतक है, संयोजी ऊतक है। और रक्त की पीएच कितनी होती है, रक्त की पीएच होती है 7.4, अर्थात क्या होता है, हल्का क्षारीय होता है। क्या होता है, हल्का क्षारीय होता है। यह बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन देखिए 45 नंबर का। 45 नंबर का क्वेश्चन है, वयस्क व्यक्ति पर सीपीआर करते समय छाती को दबाने और कृत्रिम सांस देने का सही अनुमान क्या है। तो सांस देने में कौन सा दिया जाता है, जब किसी व्यक्ति को सांस में प्रॉब्लम आती है तो उसको कैसे दबाया जाता है। तो 30 बार तो उसका संपीड़न किया जाता है, अर्थात 30 बार तो दबाया जाएगा, और 2 बार किया जाएगा, उसको मुंह के द्वारा सांस दिया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 46 नंबर का। 46 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित को उनके उदाहरणों से मिलान करना है। तो हमें इनको क्या करना है, मिलान करना है। सरल लिपिड है, ये किसका एग्जाम्पल है, सरल लिपिड आपका ट्राइग्लिसराइड का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है, ट्राइग्लिसराइड का। यौगिक लिपिड है, यौगिक लिपिड का एग्जाम्पल कौन सा है इसमें, यह है फोस्फोलिपिड। क्या है, फोस्फोलिपिड्स है। और युत्पन्न लिपिड है, युत्पन्न लिपिड है। इसका एग्जाम्पल कौन है, यह है कोलेस्ट्रॉल। क्या है, कोलेस्ट्रॉल। तो ए सी और बी कौन से भी आ रहा है, तो ए सी और बी, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो गया आंसर। तो आपका ट्राइग्लिसराइड है, ये सरल लिपिड का एग्जाम्पल है। फोस्फोलिपिड से ये यौगिक लिपिड का एग्जाम्पल है। और कोलेस्ट्रॉल है, ये आपका युत्पन्न लिपिड का एग्जाम्पल है। अगला क्वेश्चन देखिए 47 नंबर का। 47 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा गर्भाशय का भाग नहीं है। अर्थात जो महिलाएं होती हैं, महिलाओं में पाया जाता है गर्भाशय, तो इनमें से गर्भाशय का कौन सा भाग नहीं पाया जाता है। देखिए जो बॉडी है जिसको बोलते हैं कार्पस, ये तो गर्भाशय का भाग है। इस्थमस है, ये भी गर्भाशय का भाग है। और गर्भाशय गिरवा, ये भी गर्भाशय का भाग है। लेकिन आपकी जो योनि है जिसको बोलते हैं वेजाइना, ये आपका गर्भाशय का भाग नहीं है। जो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा
आंसर हो जाएगा। और आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि जो महिला होती है इसका प्राथमिक प्राथमिक जनन भाग क्या है? प्राथमिक जनन भाग तो वो आपका क्या है? अंडा से है। क्या है? अंडा से, जिसको बोलते हैं ओवेरी बोलते हैं। ठीक है। प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अर्थात प्राथमिक जनन अंग जिसको बोलते हैं, प्राथमिक जनन अंग बोला जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 48 नंबर का। 48 नंबर का क्वेश्चन है स्यूडो डिमेंशिया किसका लक्षण है? स्यूडोडिमेंशिया ये लक्षण है किसका? अवसाद का। किसका है? अवसाद का। ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 49 नंबर का। 49 नंबर का क्वेश्चन है तपेदिक जिसको बोला जाता है, टीबी बोला जाता है, का कारक एजेंट कौन सा है? तो तपेदिक होता है। ये आपका किसके द्वारा होता है? तो ये होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा तपेदिक होता है, जिसको बोलते हैं क्षय रोग भी बोलते हैं, टीबी बोलते हैं। तो इसको टीबी भी बोला जाता है, क्षय रोग भी बोला जाता है, क्षय रोग। ठीक है। यह बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है। अब आ रहा है आपका क्या? माइकोबैक्टीरियम लेप्रे, उसके द्वारा कुष्ठ रोग होता है। माइकोबैक्टीरियम लेप्रे अगर आ जाए, लेप्रे, इसके द्वारा कौन सा रोग होता है? कुष्ठ रोग होता है, कुष्ठ रोग होता है। यह बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन देखिए 50 नंबर का। 50 नंबर का क्वेश्चन है दाएं फेफड़े में कितने लोब होते हैं? तो जो मानव होता है उसके दाएं फेफड़े में लोबों की संख्या होती है 3। कितने लोब होते हैं? 3 लोब होते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारे पास, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 51 नंबर का। 51 नंबर का क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य प्रसव का मापदंड नहीं है? सामान्य प्रसव का मापदंड इनमें से कौन सा नहीं है? पहला है स्वतः प्रारंभ और पूर्णतः अवधि पर होना। बिल्कुल ये तो है, यानी स्वतः ही प्रारंभ हो जाए प्रसव और पूर्ण अवधि ले, तो ये तो सामान्य प्रसव का है मापदंड। सिर के बल अर्थात वर्टेक्स की प्रस्तुति हो, बिल्कुल ये भी है। तीसरा है आपका लंबे समय तक चलने वाला प्रसव जिसके लिए चिकित्सा हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है। मतलब ये कह रहा है कि प्रसव अपने आप ना हो, मतलब आपका चिकित्सक का हस्तक्षेप करना पड़े अर्थात ऑपरेशन के जरिए करना पड़े, तो क्या वो सामान्य प्रसव होगा? क्या नहीं? तो ये नहीं है आपका। ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा आंसर। अगला है न्यूनतम सहायता के साथ स्वाभाविक समाप्ति हो, मतलब प्रसव है वो खुद हो, कम से कम सहायता की आवश्यकता पड़े, किसकी? आपकी चिकित्सा सहायता की, तो उसको बोलते हैं क्या? सामान्य प्रसव बोला जाता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 52 नंबर का। 52 नंबर का क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा डंपिंग सिंड्रोम के लक्षण नहीं है? तो डंपिंग सिंड्रोम का इनमें से कौन सा लक्षण नहीं है? पहला है ऐंठन, ये तो है। दूसरा है स्वेदन, ये भी है। चक्कर आना, ये भी है। लेकिन ज्वर अर्थात बुखार आना, ये आपका डंपिंग सिंड्रोम का लक्षण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 53 नंबर का। 53 नंबर का क्वेश्चन आ रहा आपके सामने निम्नलिखित एक्स्ट्रा सेलुलर तरल पदार्थों का मिलान सही स्थान से करें। तो पहला हमारे पास है रक्त वाहिनियां। तो रक्त वाहिनियों में क्या पाया जाएगा? तो रक्त वाहिनियों में रक्त प्लाज्मा पाया जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हो गया आंसर इसका। लसिका वाहिकाओं में क्या पाई जाएगा? लसिका पाई जाएगी, इसमें आ जाएगा 1 आ जाएगा। इसके अलावा जो जोड़ है, जोड़ों में कौन सा द्रव पाया जाता है? जोड़ों में पाया जाता है साइनोवियल द्रव पाया जाता है। क्वेश्चन आएगा कि जो हमारे जोड़ होते हैं, जो हड्डियों के जो 2 जोड़ होते हैं, उनमें जो द्रव पाया जाता है उसको बोलते हैं सिनोवियल लिक्विड कहा जाता है। और आंखें होती हैं, आंखों में पाया जाता है एक्वस ह्यूमर पाया जाता है। ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा? तो ए में तो आ गए 3 नंबर। 3 नंबर किसमें है? इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा हो गया है, आंसर हो गया है। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 54 नंबर का। 54 नंबर का क्वेश्चन है भारतीय आहार में कार्बोहाइड्रेट से कुल ऊर्जा सेवन है। तो भारत में जो लोग आहार खाते हैं तो इसमें कार्बोहाइड्रेट से कुल कितनी ऊर्जा प्राप्त की जाती है? तो वो ऊर्जा प्राप्त की जाती है 50 से 80% प्राप्त की जाती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है 55 नंबर का। 55 नंबर का क्वेश्चन है प्रसव के तंत्र में असमान लचीलापन का सिद्धांत यह कहता है, क्या कहता है? लचीलापन का सिद्धांत की आपका जो भ्रूण का सिर
कम से कम प्रतिरोध की दिशा में आसानी से चलता है। यह है मतलब जो भ्रूण होता है अर्थात जिसका जन्म होता है उसको प्रतिरोध का कम से कम सामना करना पड़े, उसको बोलते हैं क्या? लचीलापन का सिद्धांत, असमान लचीलापन का सिद्धांत बोला जाता है। तो भ्रूण का सिर कम से कम प्रतिरोध की दिशा में आसानी से चलता है, उसको बोलते हैं असमान लचीलापन का सिद्धांत बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 56 नंबर का। 56 नंबर का क्वेश्चन है, नवजात शिशु का वह प्रतिवर्त जिसमें माथे पर थपथपाने से आंखें झपकने लगती हैं कहलाता है। तो वो आपका कहलाता है ग्लेबलर प्रतिव्रत कहलाता है। तथा नवजात शिशु के जब सिर पर थपथपाते हैं तो आंखें झपकने लगती है उसकी, वो कहलाता है ग्लेबलर प्रतिव्रत कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 57 नंबर का। 57 नंबर का क्वेश्चन है, सामान्य इंद्रियों से तात्पर्य क्या है? तो सामान्य इंद्रियों से तात्पर्य आपका होता है क्या कि जो आपकी देहिक इंद्रियां हैं वह विसरल इंद्रियां हैं, उनको बोला जाता है सामान्य इंद्रियां कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 58 नंबर का। 58 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी अधातु है? नॉन मेटल इनमें से कौन सी है यह आपको बताना है। तो इनमें से है आपकी देखिए जिंक है, जिंक आपकी धातु है। एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम भी धातु है। आयरन भी धातु है, लेकिन नाइट्रोजन धातु नहीं है, ये अधातु है। अगला क्वेश्चन देखिए 59 नंबर का। 59 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रोग बैक्टीरिया द्वारा होता है? तो बैक्टीरिया के द्वारा कौन सा होता है? तो जो डेंगू रोग है ये तो आपका किसके द्वारा होता है? विषाणु अर्थात बैक्टीरिया के द्वारा होता है। और डेंगू में आपकी प्लेटलेट्स हैं वो कम हो जाती हैं, प्लेटलेट्स ये क्या हो जाती हैं? कम हो जाती हैं। इन्फ्लुएंजा रोग भी किसके द्वारा होता है? आपका विषाणु के द्वारा होता है अर्थात वायरस के कारण होता है। एड्स रोग भी किसके द्वारा होता है? यह भी आपका विषाणु के द्वारा होता है। ठीक है, और कौन से वायरस के कारण? HIV विषाणु के कारण। हैजा जो रोग है यह आपका जीवाणु के कारण होता है, जीवाणु से होता है। और कौन सा जीवाणु? विब्रियो कोलेरी, विब्रियो कोलेरी जीवाणु के कारण, कोलेरी जीवाणु के कारण होता है। अगला क्वेश्चन देखिए तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 60 नंबर का। 60 नंबर का क्वेश्चन है आपके सामने, हृदय अतालता क्या है? हृदय अतालता क्या है? देखिए इसी प्रकार का हिंदी वर्ड है, इंग्लिश का सही वर्ड होता है। तो हृदय अतालता होता है हृदय गति या लय का कोई भी विकार जो असामान्य आवेग निर्माण या संचरण के कारण होता है, उसको बोला जाता है हृदय अतालता कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका हो गया है बी, हमारा आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए 61 नंबर का। 61 नंबर का क्वेश्चन है, कोशिका के भीतर कोशिकाओं को घेरने वाला पानी जैसा तरल क्या कहलाता है? तो वो कहलाता आपका साइटोसोल कहलाता है। क्या कहलाता है? साइटोसोल कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 62 नंबर का। 62 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने, 6 रोग जिसको बोला जाता है टीबी अर्थात तपेदिक बोला जाता है, का कारण क्या है? तो जो तपेदिक होती है वो होती है आपकी किसके कारण? वो होती है आपकी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण होता है। किसके कारण होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलो, विब्रियो कोलेरी इसके कारण कौन सा रोग होता है? हैजा रोग होता है। कौन सा रोग होता है? हैजा। साल्मोनेला टाइफी इसके कारण टाइफाइड रोग होता है, टाइफाइड रोग, टाइफाइड रोग होता है। स्ट्रेप्टोकोकस इसके द्वारा निमोनिया रोग होता है। क्या होता है? निमोनिया रोग होता है। क्या होता है? निमोनिया रोग। और ये सब क्या है? आपके जीवाणु हैं, ये जीवाणु से होने वाले रोग है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन देखिए 63 नंबर का। 63 नंबर का क्वेश्चन है, महिला प्रजनन प्रणाली में निषेचन कौन सी जगह पर होता है? अर्थात महिला में फर्टिलाइजेशन कहां पर होता है? पहला है गर्भाशय, नहीं ये नहीं होगा। दूसरा है फेलोपियन ट्यूब, तो फेलोपियन ट्यूब अर्थात अंडवाहिनी इसको बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं अंडवाहिनी। क्या बोला जाता है? अंडवाहिनी बोला जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 64 नंबर का। 64 नंबर का क्वेश्चन है, महिला प्रजनन अंगों के वर्गीकरण में निम्नलिखित में से
कौन सा शामिल नहीं है, अर्थात महिला में पाए जाने वाले जो आपके अंग हैं उनमें से उसका कौन सा अंग नहीं, इनमें से पहला है वर्षण। देखिए वर्षण तो किस में पाया जाता है, आपका नर में पाया जाता है, अर्थात पुरुष में पाया जाता है, तो पहला ही ऑप्शन हो गया है ए। ये किस में पाया जाता है, पुरुष में। और ये किसका निर्माण करता है, शुक्राणुओं का। वर्षण है ये शुक्राणुओं का निर्माण करता है, शुक्राणुओं का निर्माण करेगा। ठीक है, इस वर्षण द्वारा एक हार्मोन का सिक्रेशन किया जाता है, टेस्टेस्टेरोन। टेस्टेस्टेरोन हार्मोन का सिक्रेशन किया जाता है। ठीक है, तो इसमें पहला ही हो गया कि वर्षण है ये महिला का प्रजनन अंग नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए 65 नंबर का। 65 नंबर का क्वेश्चन है, उस मांसपेशी का चयन करे जिसे स्वेच्छा से नियंत्रित किया जा सकता है। पहला है कार्डिक। देखिए कार्डिक जो पेशियां ये हृदय में पाई जाती है, क्या हृदय की पेशियों को हम अपने कंट्रोल में कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, तो ये तो अनैच्छिक है आपका। क्या है, अनैच्छिक, तो ये तो नहीं होगा, स्वेच्छा से इसको नहीं कर सकते हैं। अगला हमारे पास है क्या, स्मूथ। ये स्मूथ भी, इसको भी हम कंट्रोल नहीं कर सकते, जिसको बोलते हैं चिकनी पेशी, इसको भी नहीं कर सकते। कंकाली जो पेशियां हैं, कंकाली पेशियां हैं, इसको हम कंट्रोल में कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा केवल, तो 3 को कर सकते हैं, इनमें से कौन सा रहा है, तो डी हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 66 नंबर का। 66 नंबर का क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाली रक्त कोशिकाएं कौन सी है, तो सबसे अधिक कोशिकाएं आपकी होती हैं एरिथ्रोसाइट। क्या होती हैं, एरिथ्रोसाइट होती हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। प्लेटलेट्स होती हैं, क्या प्लेटलेट्स, इनका कार्य क्या होता है, इनका कार्य होता है रक्त का थक्का जमाना, रक्त का थक्का जमाना। ठीक है, प्लेटलेट्स ये कौन से रोग में कम हो जाते हैं, तो ये डेंगू रोग में कम हो जाते हैं, डेंगू रोग में कम हो जाती हैं। ठीक है, ल्यूकोसाइट्स हैं, ल्यूकोसाइट्स किसको बोला जाता है, आरबीसी को, सॉरी डब्ल्यूबीसी को बोला जाता है, किसको बोला जाता है, डब्ल्यूबीसी को। और एरिथ्रोसाइट बोला जाता है किसको, आरबीसी को बोला जाता है। और आरबीसी में क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है आरबीसी में। और हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है, रक्त को लाल रंग प्रदान करना, रक्त को लाल रंग प्रदान करना, रेड कलर प्रदान करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 67 नंबर का। 67 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है, तो जल में 2 ही विटामिन घुलनशील होते हैं, एक तो होता है बी और दूसरा होता है सी। ये क्या होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं। बाय के बच गए ए, डी, ई और के, ये चारों जो विटामिन है ये आपके किस में घुलनशील होते हैं, वसा में घुलनशील होते हैं। तो देख लीजिए इसमें, तो विटामिन ए तो किस में घुलनशील है, वसा में, तो ये तो नहीं होगा। विटामिन के है, ये भी नहीं होगा। विटामिन सी है, ये आ गया है ना विटामिन सी, तो ऑप्शन नंबर सी हो गया आंसर। और विटामिन ए है, ये भी नहीं होगा। ठीक है, अब सुनिए विटामिन ई है, विटामिन है, इसको क्या बोला जाता है, ब्यूटी विटामिन, ब्यूटी विटामिन अर्थात सुंदरता का विटामिन इसको बोला जाता है। विटामिन के है, ये रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है, रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। ठीक, विटामिन सी है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है, स्कर्वी रोग होता है। विटामिन ए है, ए की कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी रोग होता है। कौन सा रोग होता है, रतौंधी, जिसको जीरोथैलेमिया रोग भी बोलते हैं। और विटामिन ए ये सर्वाधिक मात्रा में गाजर में पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 68 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, पाचन तंत्र की मूलभूत प्रक्रियाओं का सही क्रम क्या है, तो इसका सही क्रम आपको बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम ग्रहण करते हैं भोजन को। तो ग्रहण किस में आ रहा है, देखिए इसमें नहीं आ रहा, कट गया है, इसमें आ रहा है तो है, इसमें नहीं आ रहा ग्रहण, इसमें आ रहा है। ग्रहण करने के बाद हम क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार के पाचक एंजाइम का श्रावण करेंगे, सीक्रेशन करेंगे। तो इसके बाद श्रावण कहां पर आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, तो ये कट गया है। इसमें आ रहा है श्रवण, अर्थात सीक्रेशन करना, सीक्रेशन करने के बाद उसका परिवहन होगा, सर्कुलेशन होगा, सर्कुलेशन होने के बाद उसका पाचन होगा, डाइजेशन होगा, डाइजेशन करने के बाद में उसका अवशोषण होगा छोटी आंत में, और अवशोषण करने के बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट है उनका त्याग कर दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 69 नंबर का। 69 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है, तो वसा में आपके देखिए 4 विटामिन है, ए, डी,
ई और के, ये चारों विटामिन किसमें घुलनशील हैं? वसा में। बाकी आपका बी व सी बच गए हैं, ये दोनों आपके जल में घुलनशील हैं, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब देख लो, विटामिन बी है, विटामिन बी तो किसमें है? जल में, तो ये तो नहीं होगा। विटामिन सी भी जल में घुलनशील होता है, ये भी नहीं होगा। विटामिन डी है, ये किसमें घुलनशील है? देखिए ये आ रहा है वसा में, ऑप्शन नंबर सी हो गया आंसर। और विटामिन बी 12 है, ये बी कॉम्प्लेक्स का भाग है। और विटामिन बी 12 में कौन सी धातु पाई जाती है? तो इसमें धातु पाई जाती है कौन सी? कोबाल्ट धातु, कोबाल्ट धातु पाई जाती है। इसका उपयोग कैंसर रोग उपचार में किया जाता है, कैंसर रोग उपचार में किया जाता है, ठीक है। और इसका आपका रासायनिक नाम है विटामिन बी 12 का कोबाल एमीन, कोबाल मीन इसका रासायनिक नाम है किसका? विटामिन बी 12 का। अगला क्वेश्चन देखिए 70 नंबर का, 70 नंबर का आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है। ये बोल रहा है दिए गए, नीचे दिए गए स्तंभ एक में माइटोसिस के चरणों की स्तंभ सेकंड में मिलान हमें करना है, ठीक है। चलिए, जो प्रोफेज है, प्रोफेज में क्या होता है? तो प्रोफेज में आपका होता है क्या? केंद्रक आवरण का टूटना, केंद्रक आवरण टूटता है, जो चारों ओर केंद्र के चारों ओर जो झिल्ली पाई जाती है वो टूट जाती है, ठीक है। तो एक में तो आ गया क्या? एक में आ गया है सी। अब सुनिए, मेटाफेज है, मेटाफेज में क्या होता है? तो मेटाफेज में क्रोमेटिड्स कोशिका के केंद्रक में व्यवस्थित होते हैं, तो दो में आ जाएगा ए। अब चलिए, तीसरा है एनाफेज। एनाफेज में क्या होता है? तो एनाफेज में सिस्टर क्रोमेटिड्स विपरीत ध्रुवों की ओर जाते हैं, तो एनाफेज के लिए आ जाएगा बी। टीलोफेज है, टेलोफेज, इसके लिए क्या आएगा? क्रोमोसोम खुल जाते हैं और नाभि के अर्थात केंद्रक झिल्ली फिर से बन जाती है, तो इसमें टीलोफेज में दोबारा से केंद्रक झिल्ली बन जाती है। और टूटती किसमें है? ये प्रोफेज में केंद्रक झिल्ली टूट जाती है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसके लिए कौन सा आ गया है? तो ए के लिए तो आ गया सी। सी किस में आ रहा है? इसमें नहीं आ रहा, इसमें भी नहीं आ रहा, इसमें है, इसमें है। अब मेटाफेज के लिए अर्थात दो के लिए आ गया ए। दो में ए कहां पर है? यहां पर है, इसमें नहीं है, तो बी हो जाएगा हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 71 नंबर का, 71 नंबर का क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत है? तो सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट किसमें पाई जाती है? चावल में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी हो गया है, आंसर हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 72 नंबर का, 72 नंबर का क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भोजन पूर्ण भोजन माना जाता है? तो जो पूर्ण जो भोजन माना जाता है वो माना जाता है आपका क्या? दूध माना जाता है। क्या माना जाता है? दूध। ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा आंसर। तो दूध को भोजन, पूर्ण भोजन माना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, आपके जो दालें होती हैं, दालों में कौन पाया जाता है? दालों में सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। अनाज में क्या पाया जाता है? आपका सर्वाधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, ठीक है। पत्तेदार सब्जियां होती है, इसमें खनिज लवण सर्वाधिक पाया जाता है, खनिज लवण पाया जाता है सब्जियों में सर्वाधिक मात्रा में। अगला क्वेश्चन देखिए 73 नंबर का, 73 नंबर का क्वेश्चन है रंग अंधता अर्थात जिसको बोलते हैं वर्ण अंधता अर्थात इंग्लिश बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस का दोष जीन में उत्परिवर्तन के कारण होता है जो इस गुणसूत्र पर मौजूद होते हैं। तो ये किस गुणसूत्र पर पाए जाते हैं? वर्ण अंधता की किस जीन पर पाया जाता है? तो ये पाया जाता है एक्स क्रोमोसोम पर पाया जाता है केवल। तो ये केवल एक्स क्रोमोसोम पर पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 74 नंबर का, 74 नंबर का क्वेश्चन है विद्युत सेल की क्षमता मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है किसका? मिली एम्पियर घंटा का उपयोग किया जाता है। ए हो गया है आंसर। तो विद्युत सेल की क्षमता की इकाई होती है मिली एम्पियर घंटा होता है। वोल्ट होता है, वोल्ट किसका मात्रक है? वोल्ट आपका होता है किसका? वोल्ट है ये विभव और विभवांतर का होता है। विभव है विभवांतर, विभव है विभवांतर। जूल है, जूल किसका मात्रक होता है? ये कार्य या फिर ऊर्जा का मात्रक होता है, कार्य और ऊर्जा का मात्रक होता है जूल। वाट किसका मात्रक है? वाट आपका शक्ति का मात्रक है अर्थात पावर का मात्रक है। यह बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन देखिए 75 नंबर का,
75 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, सूची प्रथम को सूची सेकंड से हमें मिलान करना है। एक तरफ दे रखा है सूची फर्स्ट और एक तरफ दे रखा है सूची सेकंड दे रखी है। ठीक है, इसको हमें मिलान करना है। तो तन्यता क्या है? तो तन्यता होती है बिना टूटे आकार के बड़े बदलावों पर स्थायी रूप से खींचा जाना, वही तन्यता कहलाता है। तन्यता का मतलब होता है जैसे धातु होती है, जैसे लोहा है, सोना है, तो उसको तार में बदलने की क्रिया कहलाती है क्या? तन्यता। तो बिना टूटे इसके आकार में बदलाव क्या कहलाता है? तन्यता कहलाता है। ठीक है। भंगुरता है, भंगुरता क्या कहलाती है? तो बिना चेतावनी के विफलता, अर्थात जैसे पत्थर होता है, पत्थर को हम चोट मारते हैं तो टुकड़ों में बिखर जाता है, उसको बोलते हैं तन्य, आपका भंगुरता बोलते हैं। तो इसके लिए आ गया है 1 नंबर। ठीक, अब चलिए, दृढ़ता है, दृढ़ता अर्थात रिजिडिटी, ये किसको बोला जाता है? तो ये बोला जाता है उच्च तन्यता ताकत, अर्थात कितनी कोई भी चीज कितनी ताकत, हम चोट मारते हैं तो कितना ताकत सहन कर पाता है, वो होती है उसकी दृढ़ता होती है। ठीक, अगला देखिए कठोरता क्या होती है? तो कठोरता होती है बिना टूटे उच्च तनाव पर ऊर्जा का अवशोषण करना। यह हो गया है आपका क्या? 3 नंबर हो गया है। तो कौन सा हो जाएगा? तो पहले में आ जाएगा 2, फिर आ जाएगा 1। तो 2 1 इसमें है, इसमें नहीं है, 2 इसमें नहीं है, तो 2 फिर 1 इसमें आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 76 नंबर का। 76 नंबर का क्वेश्चन है, चावल के भंडारण के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला प्रमुख फ्यूगमेंट क्या है? तो चावल को जब हम इकट्ठा करते तो कौन सा केमिकल काम में लिया जाता है? तो वो लिया जाता है मिथाइल ब्रोमाइड गैस ली जाती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा हो गया है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 77 नंबर का। 77 नंबर का क्वेश्चन है, कोलेस्ट्रम में प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? जो कोलेस्ट्रम होता है इसमें पाया जाता है आपका सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। और प्रोटीन का एक दूसरा नाम क्या है? प्रोटीन को बोला जाता है क्या? इसको बोला जाता है बॉडी बिल्डिंग फूड, बॉडी बिल्डिंग बिल्डिंग फूड बोला जाता है, अर्थात शरीर का निर्माण करने वाला भोजन, शरीर का निर्माण करने वाला भोजन। कई बार ये क्वेश्चन आया है, निर्माण करने वाला भोजन कहा जाता है। वसा होती है, वसा जो होती है ये हमें सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करती है। सर्वाधिक ऊर्जा कौन प्रदान करता है? वसा करती है। ठीक है, चलो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट क्या बोला जाता है? एनर्जी प्रोवाइडिंग फूड, इसको बोला जाता है एनर्जी प्रोवाइडिंग प्रोवाइडिंग फूड बोला जाता है, अर्थात ऊर्जा प्रदान करने वाला, ऊर्जा प्रदान करने वाला भोजन बोला जाता है इसको। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका हो गया है बी, राइट आंसर हो गया है। तो 77 नंबर हमने कर लिए हैं। 78 नंबर का क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ रहा है, कौन सा टीका क्षय रोग की रोकथाम के लिए लगाया जाता है? तो क्षय रोग की रोकथाम के लिए लगाया जाता है आपका बीसीजी का टीका। कौन सा लगाया जाता है? बीसीजी का टीका लगाया जाता है। डीपीटी है यहां पर, डी, पी और टी, ये 3 रोगों के लिए लगाया जाता है। डी का डिप्थीरिया, डिप्थीरिया, पी का परटूसस, परटूसस अर्थात काली खांसी इसको बोलते हैं, और टी का हो गया टिटनेस। ये 3 रोग के लिए लगाया जाता है। तो डिप्थीरिया, परटूसस अर्थात इसको बोलते हैं काली खांसी, काली खांसी और टिटनेस, इन 3 रोगों की रोकथाम के लिए ये डीपीटी का टीका लगाया जाता है। तो बीसीजी का टीका लगाया जाता है किसके लिए? टाइफाइड, क्षय रोग के लिए। किसके लिए? क्षय रोग के लिए, जिसको बोलते हैं तपेदिक रोग। अगला क्वेश्चन देखिए 79 नंबर का। 79 नंबर का क्वेश्चन आ गया है, 78 का हमने कर लिया है। नवजात शिशु में कौन से विटामिन की कमी के कारण रक्तस्राव होता है? तो जो आपका विटामिन के है, विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमेगा। ठीक है, आगे देखिए, जो विटामिन ए है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। कौन सा होता है? रतौंधी रोग होता है, तो रतौंधी रोग होता है। विटामिन सी है, इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है, स्कर्वी रोग। और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है, रिकेट्स रोग। क्या होता है? रिकेट्स रोग होता है। अगला क्वेश्चन देखिए 80 नंबर का। 80 नंबर का क्वेश्चन है, स्टेथोस्कोप में रोगी के हृदय की धड़कन की ध्वनि डॉक्टर के कानों तक पहुंचती है
तो किसके द्वारा पहुंचती है? तो ये पहुंचती है बार बार जब ध्वनि का परावर्तन होगा उसके कानों तक पहुंचती है। तो बार बार ध्वनि के परावर्तन के कारण ये पहुंचती है, जिसको बोलते हैं क्या? पूर्ण आंतरिक परावर्तन बोला जाता है। ठीक है, तो बार बार ध्वनि के परावर्तन के कारण अगर यहां पर आता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, तो उसका होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन आंसर होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा हो गया है, आंसर हो गया है। आगे क्वेश्चन देखिए 81 नंबर का। 81 नंबर का क्वेश्चन है, किस रसायन के जमा होने से वृक्क में पथरी होती है? तो वृक्क में पथरी होती है आपकी कैल्शियम ऑक्जेलेट के कारण। ऑप्शन नंबर सी हो गया है, आंसर हो गया है। वृक्क है, वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है नेफ्रॉन। क्या होती है? नेफ्रॉन होती है। यह बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन देखिए 82 नंबर का। 82 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से किन पौधों में न्यूमेटोफोर मिलते हैं? तो न्यूमेटोफोर जो मिलते हैं आपके किस पौधों में मिलते हैं? तो ये मिलते हैं किसमें? हेलोफाइट्स में मिलते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा हो गया है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 83 नंबर का। 83 नंबर का क्वेश्चन है, वह बल जो ग्रहों को सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए बाध्य करता है कहलाता है? तो वो कहलाता आपका क्या? गुरुत्वाकर्षण बल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। घर्षण बल क्या है? तो जब हम पृथ्वी पर चलते हैं, तो पृथ्वी पर चलने के लिए जो उत्तरदायी जो बल है वो आपका घर्षण बल है। अर्थात हमारी जो चप्पलें हैं होती है और पृथ्वी के बीच के उन दोनों सरफेस के बीच में जो बल लग रहा है वो घर्षण बल है। और घर्षण बल आपका तीन प्रकार का होता है। स्थैतिक घर्षण बल। ठीक है, अगला हो जाएगा जिसको बोलते हैं स्टैटिक, फिर आ जाएगा लोटनिक, सर्पी घर्षण और रोलिंग घर्षण। ये तीन प्रकार के हैं घर्षण, जिसमें से जो स्थैतिक घर्षण है ये सर्वाधिक मात्रा में लगता है ये घर्षण, और सबसे कम मात्रा में लगता है कौन सा? आपका रोलिंग घर्षण लगता है। यह बात आपको ध्यान में रखना होता है। कई बार इसका आरोही और अवरोही क्रम पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए 84 नंबर का। 84 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रक्रम एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है? रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? जिसमें एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में स्थायी रूप से बदल जाता है, उसको बोला जाता है क्या? रासायनिक परिवर्तन। तो पहला है मोमबत्ती को गर्म करने पर मोम का पिघलना। देखिए मोम को गर्म करेंगे तो मोम क्या हो जाएगा? पिघलेगा। जैसे ही ठंडा करेंगे वापस से अपनी स्थिति में आ जाएगा। तो ये तो क्या है? भौतिक परिवर्तन है। ये क्या है? आपका भौतिक परिवर्तन। ठीक है, मतलब वापस से अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ जाए पदार्थ, तो वो हो जाता है क्या? भौतिक परिवर्तन। अगला है मोमबत्ती को गर्म करने पर मोम का जलना। देखिए मोम जलेगा तो क्या इसको दोबारा प्राप्त कर सकते क्या पीछे? दोबारा नहीं। तो ये क्या है? आपका रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन ए ही हमारा राइट आंसर हो गया। अगला देखिए पेट में भोजन की पाचन क्रिया। देखिए भोजन की पाचन की क्रिया भी क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। और केले का पकना भी रासायनिक परिवर्तन है। अगला क्वेश्चन देखिए 85 नंबर का। 85 नंबर का क्वेश्चन है, चिकन पॉक्स अर्थात चेचक किसके कारण होता है? तो जो चिकन पॉक्स है यह आपका वेरिसेला जोस्टर के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, चिकन पॉक्स जो होता है ये क्या है? आपका एक विषाणु है। क्या होता है? विषाणु। कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि चिकन पॉक्स किसके कारण होता है? विषाणु, जीवाणु, प्रोटोजोआ या फिर कवक, ऐसा आया है। तो यह होता है विषाणु के कारण, और विषाणु कौन सा है? वेरिसेला जोस्टर है। अगला क्वेश्चन देखिए 86 नंबर का। 86 नंबर का क्वेश्चन है, मानव दूध में उच्च सांद्रता में कौन सा एंटीबॉडी पाया जाता है जो शिशु को वायरस, बैक्टीरिया और रोगजनकों से बचाता है? तो वो आपका कौन सा है? वो है आपकी आईजीए एंटीबॉडी पाई जाती है, मां के दूध में पाई जाती है, जो उसको शिशु को वायरस, बैक्टीरिया व अन्य रोगों से बचाती है। अगला क्वेश्चन देखिए 87 नंबर का। 87 नंबर का क्वेश्चन है, यकृत की बीमारी में कौन सा प्रोटीन स्तर अक्सर कम हो जाता है? तो वो हो जाता है कौन सा? सीरम एल्बुमिन हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। अर्थात जब यकृत क्या हो जाता है? काम करना, अर्थात ये बीमार हो जाता है, तो इसमें ये प्रोटीन अक्सर कम हो जाती है। कौन सी? सीरम एल्बुमिन कम हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए हो गया है इसका राइट आंसर हो गया है। अब जो यकृत है
ये सबसे बड़ी ग्रंथि है। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? ग्रंथि ये आपकी यकृत होती है। यकृत अब क्या बनाता है? पित्तरस बनाता है। क्या बनाता है? पित्तरस से। और ये पित्तरस कहां पर इकट्ठा होता है? तो ये इकट्ठा होता है पित्ताशय में, जिसको बोलते हैं गोल ब्लेडर। यहां पर क्या होगा? एकत्रित होगा, अर्थात स्टोर होगा। ठीक है, आगे देखिए। आगे हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है 88 नंबर का। 88 नंबर का क्वेश्चन है, एक स्वस्थ वयस्क महिला के लिए सामान्य शारीरिक वसा प्रतिशत सीमा क्या है? तो वो है आपकी 18 से 28% होती है एक सामान्य महिला के लिए वसा का प्रतिशत। ऑप्शन नंबर बी हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 89 नंबर का। 89 नंबर का क्वेश्चन है, मूत्र के उत्पादन में कमी को कहा जाता है खालिस्तान, और मूत्र के उत्पादन का बिल्कुल नहीं होने को कहा जाता है। तो मूत्र में कमी का जो उत्पादन होता है उसको तो बोला जाता है ओलिगोयूरिया, और बिल्कुल मूत्र नहीं आ रहा है इसको बोलते हैं एन्यूरिया। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। ध्यान में रखना है, मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? मूत्र का पीला रंग यह होता है किसके कारण? यूरोक्रोम के कारण, यूरोक्रोम के कारण। और मानव होता है, मानव के मूत्र में कौन सा अपशिष्ट पाया जाता है? वो पाया जाता है क्या? यूरिया। क्या पाया जाता है? यूरिया पाया जाता है। और ये यूरिया बनता कहां पर है? यकृत में बनता है, लीवर में बनता है। इसलिए मानव में यूरिया बनता है, इसलिए मानव जो है ये यूरियोटेलिक जीव है। यूरियोटेलिक जीव है। कई बार क्वेश्चन है, यूरियोटेलिक जीव है। और जैसे आपके पक्षी हैं, पक्षियों में इनका अपशिष्ट जो पदार्थ होता है वो होता है क्या? यूरिक अम्ल होता है, यूरिक अम्ल होता है। इसलिए पक्षियों को बोला जाता है यूरिकोटेलिक, यूरिकोटेलिक जीव बोला जाता है, टेलिक जीव बोला जाता है। और मछलियों में अर्थात फिश में, मछलियों में इसका अपशिष्ट पदार्थ होता है अमोनिया। यह अमोनिया उत्सर्जित करती है, इसलिए मछलियों को अमोनोटेलिक कहा जाता है, अमोनोटेलिक जीव कहा जाता है। यह बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन देखिए 90 नंबर का। 90 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रेटिनिज्म का एक सामान्य लक्षण है? तो क्रेटिनिज्म का सामान्य लक्षण इनमें से कौन सा है? तो वो होता है विकास में कमी और मानसिक मंदता, अर्थात जो हमारा जो मस्तिष्क है इसका सही ढंग से विकास नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 51 नंबर का। 51 नंबर का आपके सामने क्वेश्चन आ गया है, सुक्रोज है तो सुक्रोज क्या है? तो सुक्रोज एक डाइसेकेराइड है। क्या है? डाइसेकेराइड है। ऑप्शन नंबर बी हो गया है आंसर, अर्थात ये दो सेकेराइड अणुओं से मिलकर बनी होती है। अगला क्वेश्चन देखिए 92 नंबर का। 92 नंबर का क्वेश्चन है, स्कर्वी किस पोषक तत्व की कमी के कारण होता है? तो जो स्कर्वी रोग है यह आपका विटामिन सी की कमी से होता है। और विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड नाम है। ऑप्शन नंबर डी हो गया आंसर। तो किसका नाम है? विटामिन सी का रासायनिक नाम, विटामिन सी का रासायनिक नाम है थाइमीन है। थाइमीन है ये विटामिन बी1 का रासायनिक नाम है, और विटामिन बी1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। राइबोफ्लेविन है, ये नाम किसका है? विटामिन बी2 का। और नियासिन है, ये किसका रासायनिक नाम है? विटामिन बी3 का। और नियासिन की कमी से कौन सा रोग होता है? प्लेग्रा रोग होता है। कौन सा रोग होता है? प्लेग्रा रोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 53 नंबर का। 53 नंबर का क्वेश्चन है, रेबीज वायरस के संक्रमण में कौन सा हिस्सा प्रभावित होता है? तो यह प्रभावित होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है। ऑप्शन नंबर डी हो गया आंसर। अर्थात जो रेबीज है, रेबीज ये क्या है? वायरस है, विषाणु है। और ये किस्म पाया जाता है, ये जो आपका कुत्ता है, कुत्ता है, कुत्ते की लार में पाया जाता है। तो जब भी आपको कुत्ता काटता है तो आपको रेबीज का टीका लगाना जरूरी है। अथवा या फिर कुत्ते का जब भी उसका नाखून वगैरह आपके शरीर पर अंदर चला जाता है और खून निकालता है, तब भी आपको रेबीज का टीका लगाना जरूरी है। क्योंकि रेबीज अगर हमारे शरीर में प्रवेश करेगा तो एक केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करेगा, जिससे हमें जल से डर लगेगा और हमारी दर्दनाक मौत होती है। तो इसमें क्या होता है? जल से डर लगता है, जल से डर लगता है, जिसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिया। क्या बोला जाता है? हाइड्रोफोबिया बोला जाता है, हाइड्रोफोबिया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो गया आंसर हो गया है। तो ये कौन सा हमारा क्वेश्चन हो गया है? पीछे हमने कर लिया है 92, ये 93, अब आ रहा है 94 का क्वेश्चन।
कथन के आधार पर सही विकल्प चुनिए। पहला है दूध खालिस्तान का एक महत्वपूर्ण स्रोत है और सब्जियां खालिस्तान का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। तो दूध है यह किसका स्रोत है? तो दूध आपका है प्रोटीन का सोर्स है और सब्जियां आपकी विटामिन और खनिज लवणों की स्रोत है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया है? तो ऑप्शन नंबर आपका हो गया कौन सा? तो 94 में प्रोटीन और विटामिन खनिज लवण की स्रोत हैं। ठीक है, तो ये हो गया। सॉरी, इसमें दूध है ये तो पूर्ण पाद, इसमें तो सभी पाए जाएंगे। ये है, ये कौन सा होगा आपका? केवल इसमें दो सही है। क्या है? दो सही है। तो दूध है आपका, दूध में प्रोटीन का स्रोत है मेनली, और सब्जियां ये खनिज विटामिन और खनिज लवण का स्रोत है। ऑप्शन नंबर बी हो गया हमारा आंसर हो गया है। ठीक है, तो दूध में, और ध्यान रखना दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? कैसिन प्रोटीन पाई जाती है। कैसिन प्रोटीन पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है 95 नंबर का। 95 नंबर का क्वेश्चन है फाइबर के प्रकार को उसके स्रोत से मिलान करना है हमें। ठीक है, एक तरफ दे रखा ये फाइबर दे रखा और एक तरफ इनके स्रोत हमें दे रखे हैं। तो हेमीसेलुलोज है, हेमीसेलुलोज है, ये इसका स्रोत क्या है? तो हेमीसेलुलोज का स्रोत होता है ब्रोन। क्या होता है? ब्रोन। मैं भी नहीं जानता हूं क्या है, लेकिन ब्रोन है इसका स्रोत। पैक्टिन है, पैक्टिन का स्रोत क्या है? तो पैक्टिन का स्रोत है अमरूद। अमरूद में सर्वाधिक मात्रा में पैक्टिन पाया जाता है। और गम्स है, ये गम्स सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है किसमें? ओट मील में पाया जाता है। तो पहले में तो आ जाएगा बी, दूसरी में आ जाएगा ए और तीसरी में आ जाएगा सी। ये आया हुआ क्वेश्चन है, मैं कोई मन से नहीं करा रहा हूं, क्योंकि आए हुए क्वेश्चन की जब हम प्रैक्टिस करेंगे तभी जो एग्जाम है वो तभी क्रैक होता है। ठीक है, तो बी, ए और सी कौन सा है? बी इसमें नहीं है, बी इसमें है, बी ए नहीं आ रहा है, फिर इसमें नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 56 नंबर का। 56 नंबर का आपके सामने क्वेश्चन आ गया है। कथन पहला दे रखा है प्रोटीन में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कभी कभी सल्फर होते हैं। तो यह बात बिल्कुल सत्य है। दूसरा है प्रोटीन 20 अलग अलग एमिनो एसिड से बने होते हैं। तो यह बात भी सही है। तो दोनों कथन क्या है? ये सत्य है। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। कई बार क्वेश्चन आया हुआ है क्या कि प्रोटीन किससे मिलकर बने होते हैं? तो प्रोटीन है ये किससे मिलकर बने होते हैं? एमिनो अम्लों से मिलकर बने होते हैं। एमिनो अम्ल से मिलकर बने होते हैं। और प्रोटीन में क्या क्या पाया जाता है? कार्बन पाया जाता है, हाइड्रोजन पाया जाता है, ऑक्सीजन पाया जाता है, नाइट्रोजन, ये तो पाए ही जाते हैं, लेकिन कभी कभी आपका सल्फर भी पाया जाता है। यह बात आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए 57 नंबर का। 57 नंबर का आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है। देखिए हम लगातार आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि हम फ्री पढ़ाते हैं। आपको मैथ भी पढ़ा रहे हैं, साइंस भी पढ़ा रहे हैं और कंप्यूटर भी पढ़ा रहे हैं, अर्थात आईसीटी भी पढ़ा रहे हैं। तो हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा अपना सपोर्ट दोगे। 57 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है संतुलित आहार में इनमें से कौन सा प्रोटीन का समृद्ध स्रोत है? तो प्रोटीन सर्वाधिक मात्रा में किसमें पाया जाता है? तो पाया जाता है किसमें? दालों में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चावल है, चावल में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। मक्खन में अर्थात घी वगैरह में वसा सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। और पत्तेदार सब्जियों में सर्वाधिक मात्रा में विटामिन व खनिज लवण पाए जाते हैं। विटामिन व खनिज लवण ये पाए जाते हैं किसमें? हरी पत्तेदार सब्जियों में। अगला क्वेश्चन देखिए 58 नंबर का। 58 नंबर का क्वेश्चन है तंत्रिका तंत्र बना होता है। तो जो तंत्रिका तंत्र है ये आपका बना होता है मस्तिष्क अर्थात ब्रेन व स्पाइनल कोड अर्थात मेरुरज्जु व तंत्रिकाएं अर्थात नर्व से मिलकर बना होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा आंसर। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई जो होती है ये क्या होता है? न्यूरॉन होता है। ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है क्या? न्यूरॉन होता है। अगला क्वेश्चन देखिए 99 नंबर का। 99 नंबर का क्वेश्चन है मलेरिया बीमारी निम्न में से कौन से अंग का आकार बढ़ जाता है? तो मलेरिया रोग में कौन से अंग का आकार बढ़ जाता है? तो बढ़ जाता है तिल्ली। इसको क्या बोला जाता है? स्प्लीन बोला जाता है, स्प्लीन।
इसी को बोला जाता है प्लीहा बोला जाता है। ठीक है, तो इसमें इसका आकार बढ़ जाता है। मलेरिया जो होता है ये प्रोटोजोआ के कारण होता है, प्रोटोजोआ के कारण होता है। और मादा एनाफ्लीज इसका वाहक होता है। क्या होता है? मादा एनाफ्लीज इसका वाहक होता है। आमाशय है, आमाशय में पेप्सिन एंजाइम स्रावित होता है, पेप्सिन एंजाइम। और एक किसका पाचन करता है? प्रोटीन का पाचन करता है। ठीक है। अग्नाशय है, ये क्या है? एक मिश्रित ग्रंथि है। क्या है? मिश्रित ग्रंथि, मिक्स्ड ग्लैंड है, मिश्रित ग्रंथि है। ठीक है। और इसमें कौन कौन सी सेल पाई जाती हैं? अल्फा, बीटा और गामा और डेल्टा, ये सेल्स इसमें पाई जाती हैं। ठीक ठीक। अगला यकृत है, यकृत है, लीवर है, लीवर के द्वारा पित्त रस का निर्माण किया जाता है, पित्त रस। यकृत है, ये सबसे बड़ी ग्रंथि है, सबसे बड़ी ग्रंथि, सबसे बड़ी ग्रंथि अभी क्या है? लीवर है। पित्त रस को स्टोर कौन करता है? तो पित्त रस को संग्रहित करता है पित्ताशय। कौन करता है? पित्ताशय, जिसको बोला जाता है गोल ब्लेडर करता है। चलते हैं आगे की तरफ। इसके अलावा आमाशय में कौन सा अम्ल बनता है? एसियल अम्ल बनता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। अगला क्वेश्चन देखिए 100 नंबर का। 100 नंबर का क्वेश्चन है, किस वॉल्व को माइट्रल वाल्व के नाम से भी जाना जाता है? तो वो जाना जाता किसको? लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। देखिए जो हमारा हार्ट होता है, इस प्रकार से हार्ट में 4 बॉक्स होते हैं। ये लीजिए 4 बॉक्स इस टाइप से होते हैं। ऊपर वाले 2 बॉक्स कहलाते हैं आलिंद कहलाते हैं, एट्रियम कहलाएंगे। और नीचे वाले ये बॉक्स क्या कहलाएंगे? नीले कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? नीले कहलाएंगे। ठीक है। अब सुनिए, इस तरफ आपका क्या है? दायां भाग है, दायां भाग। तो दायां भाग इस तरफ ये 2 बॉक्स हैं, इनमें पाया जाता है अशुद्ध ब्लड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? अशुद्ध रक्त पाया जाता है। और इस तरफ ये कौन सा भाग है? बायां भाग। तो इस बायां भाग में आपका पाया जाता है क्या? शुद्ध रक्त पाया जाता है, शुद्ध रक्त पाया जाता है। ठीक है। यहां पर कपाट पाए जाते हैं। यहां पर कौन से कपाट पाए जाते हैं? त्रिवलनी कपाट, त्रिवलनी कपाट अर्थात ट्राइकस्पिड वॉल्व पाए जाते हैं। और यहां पर कपाट पाए जाते हैं इन दोनों के बीच में, इनको बोलते हैं द्विवलनी कपाट। और द्विवलनी कपाट को ही मीट्रल कपाट अर्थात माइट्रल कपाट कहा जाता है। समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 101 नंबर का। 101 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है, पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं। बिल्कुल, पदार्थ ये छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। बिल्कुल सत्य बात है। अगला है, पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान पाया जाता है। बिल्कुल सत्य बात है। ठोस के कण लगातार गतिमान नहीं रहते हैं, होते हैं, ये बात गलत है, लेकिन कम गतिमान होते हैं। ठीक है। किसके अपेक्षा? द्रव्य ठोस के अपेक्षा कम गतिमान होते हैं, लेकिन ये गतिमान होते हैं, ये बोल रहा है गतिमान नहीं होते हैं, होते हैं थोड़ी थोड़ी। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। गलत कथन हमें पूछा था। अगला क्वेश्चन देखिए 102 नंबर का। 102 नंबर का क्वेश्चन है, ध्वनि का तीखापन पर निर्भर करता है, अर्थात जो चुभती हमें ध्वनि, तीखापन उसको बोलते हैं। तो किस पर डिपेंड करता है? ये ध्वनि तरंग की आवृत्ति पर डिपेंड करता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। आवृत्ति क्या होती है? अर्थात कोई भी चीज है, जैसे तार है, वो 1 सेकंड में कितनी बार हिला, कितनी बार कंपन किया, वो होती है आवृत्ति। ठीक है। और आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज होता है। क्या होता है? हर्ट्ज। आयाम है, आयाम का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। क्या होता है? मीटर। देखिए आवृत्ति है, आवृत्ति है, ये किस पर डिपेंड करती है? पिच पर डिपेंड करती है। किस पर डिपेंड करती है? पिच पर डिपेंड करती है। तो आवृत्ति बढ़ेगी तो पिच बढ़ेगी। जैसे आपका मच्छर है, मच्छर की आवृत्ति क्या होती है? ज्यादा होती है। और आपका जो शेर की दाढ़ होती है, उसकी आवृत्ति कम होती है। ठीक। तरंग धैर्य है, तरंग धैर्य का मात्रक होता है क्या? मीटर होता है। क्या होता है? मीटर होता है। ठीक। और तरंग धैर्य को लेमड़ा के द्वारा दर्शाया जाता है। अब देखिए एक तो है आयाम, तो आयाम जो है यह समानुपाती किसके होता है? प्रबलता के समानुपाती होता है, प्रबलता। तो आपका जो शेर की धाड़ होती है, शेर के धाड़ की प्रबलता ज्यादा होती है, तो आयाम भी उसका ज्यादा रहेगा। लेकिन जो मच्छर है, मच्छर की बिनबिनाट है, उसकी प्रबलता कम होगी, तो आयाम भी कम होगा। यह बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन देखिए 103 नंबर का। 103 नंबर का क्वेश्चन है, बैक्टीरियोलॉजी के पिता कौन थे? तो बैक्टीरियोलॉजी के पिता हैं आपके लुई पास्चर हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 104 नंबर का।
104 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित टीकाकरण अनुसूचियों का मिलान हमें करना है। ठीक है, तो ये हमें टीकाकरण का मिलान करना है। आपका ये इस तरफ है ना, ये कट गया है थोड़ा, ये आपका कट गया है थोड़ा इस स्क्रीन से ना, इसको अच्छे से हमने नहीं लगाया है। ये अगली क्लास में कराना पड़ेगा हमें। क्या कराना पड़ेगा? अगली क्लास में, क्योंकि कट गया है आपका। ठीक है, तो अगली क्लास में हम स्टार्ट कर देंगे 104 नंबर से, ताकि आपको अच्छे से ऑप्शन भी दिखे, क्योंकि ऑप्शन से भी क्या होते हैं, प्रश्न आसान होते हैं। अगर एक हमें इनमें से एक पता चल जाएगा तो सारे पता चल जाएंगे, है ना। ऑप्शन से भी क्लिक होता है, हम ऑप्शन को एलिमिनेट करना भी आपको सिखाते हैं। तो 103 क्वेश्चन हमने कर लिया, अर्थात 70 क्वेश्चन आज की क्लास में हमने कर लिए हैं। 104 नंबर यहां से हम स्टार्ट कर लेंगे अगली क्लास में। अगर आपको यह क्लास अच्छी लगती है, हमारा कंटेंट आपको अच्छा लगता है, पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, तो हमारे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब